नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन यादव सर स्वागत करता हूं आप सभी को अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीआरई की जितने सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स का, उसको 93 तक कर लिया था। इतिहास का खंड हम लोग देख रहे थे। अब 93 के आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि दूसरे खंड में पूरा का पूरा इतिहास का खंड कंप्लीट हो जाए। इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को हम लोग आज पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 94 से इस वीडियो को करने की। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 94 में हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। तो 1915 में होम रूल लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम एनी बेसेंट था। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में किया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का समान उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि लंदन में सर कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में सर कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण ने। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या गलती से हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 99 है कि क्वेश्चन नंबर 99, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? इसका आंसर होगा 99 का आंसर बी होगा। 99 का आंसर कहता है बी। तो बी में राजा महेंद्र प्रताप है। बी में क्या है? राजा महेंद्र प्रताप। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? राजा महेंद्र प्रताप। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। सबसे पहले इसका व्याख्या देखते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 19
को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया था। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, हानि रहित बम किसने फेंके थे? हानि रहित बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, जिसके सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 102, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। यहाँ पे कहता है अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमनाथ मित्रा तथा बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, 103 की बात करते हैं। तो चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो ये 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर था। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी। यानी कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति यानी महिला थी मैडम भिक्खाजी कामा। मैडम भिक्खाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर बात करें तो किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस में के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिकों फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडली, चेस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.R. अंसारी, K.N. काटजू, S.C. कंगला आदि ने पैरवी की थी। फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिकों फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडली, चेस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कंगला आदि ने पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 108 है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग जिस समय हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एक बार और क्वेश्चन को बोलते हैं, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध में परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। अब आगे की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ये था सैफुद्दीन किचलू। 109 का आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। 110 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इनमें से सभी होगा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था, यानी संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। 1905 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो हम सभी जानते हैं चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? निलंबित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये थी उपयुक्त में से एक से अधिक राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से 1931 तक था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से 1931 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका ध्येय अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। अब आगे की हम बात करते हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था।
पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 117 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट का उद्देश्य था। 24 सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट क्या हुआ था? पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927 को किया गया था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। 8 दिसंबर 1927 ईस्वी याद रखिएगा, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ था, यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा। ऐतिहासिक गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी के बीच में गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, उसमें पहला समझौता क्या था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। दूसरा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। चौथा, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और 5वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ। इसको देख लेते हैं। भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन यानी क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्तावों को स्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन जून 1944 को हुआ था। वह 1944 से 47 तक भारत का वायसराय था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 121 की बात में क्वेश्चन है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी, जो 1942 में पारित हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। अब 124 की बात करते हैं। 124 क्या कहता है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन का एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं 125 सुभाष चंद्र बोस एवं इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 ईस्वी में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरु बख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया था।
ये जो दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में चलाया गया, ये मुकदमा किसके ऊपर चलाया गया था? तो गुरु बख्श सिंह थे, प्रेम कुमार सहगल थे तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने की थी। अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 126, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा 126 का, क्वेश्चन नंबर 126 कहता है बी। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में। अब जरा इसका डिस्कशन को देख लेते हैं। डिस्कशन कहता है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। यानी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, उसी समय दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में 52वां अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सितार मैया को हराकर, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 के हरिपुरा, 52वां संविधान संशोधन था, 52वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सितार मैया को हटाकर, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। यानी पटाभी सितार मैया के चलते इनका गांधी जी से कुछ अनबन हो गया था, जिसके कारण इनको क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह भाखना थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखने वाले थे किंग जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय के आयोजन के दौरान रखी राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर व एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। यानी कि दिल्ली से पहले देश की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि मुठीमन कमेटी को किसके कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुठीमन कमेटी को किसके कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा द्वैत प्रणाली। मुठीमन कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमैन की अध्यक्षता में किया गया था। मुठीमैन कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमैन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटिश दोनों के सह शासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऐसा चाहता था कि जब तक मैं भारत में हूँ तभी तक कांग्रेस, मेरे रहते हुए ही कांग्रेस क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो ये कथन कर्जन का था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था
कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लीटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। लॉर्ड लीटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लीटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की स्थापना में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो 133 का जो आंसर होगा, गुलामी का चार्टर बताने वाला व्यक्ति इसमें दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिससे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दे रहा है 4, 1 2 3 4। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो यह सभी होगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। 135 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? यानी कि क्वेश्चन कहता है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये तिथि इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। यानी पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को घटित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। विविध में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है कि भारत में वह महान एकताकर्ता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद साहब। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ ही स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी में से पहले ही हो चुकी थी, अतः कोई भी विकल्प नहीं है। 137 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं। 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नेटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नेटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा था। 138 की बात करते हैं। 138 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? तो ये आपका क्वेश्चन 138 का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 138 सी। क्वेश्चन नंबर 138 सी ये है। कलकत्ता 1836 मार्च
में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू किया। और इसका व्याख्या देखते हैं। 138 क्या कहता है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इस इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। इस इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 में जनता के लिए क्या किया गया था, खोल दिया गया था। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। इधर थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक राज किया। तो ये सी है, बांटो और राज की नीति के कारण, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक क्या किया था, राज किया था। अब हम 140 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है कि किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। वो 1877 ईस्वी में की गई थी। इसमें दिया हुआ नहीं है बट यहाँ पे दिया हुआ है 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसको जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 141 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 141 तक हम लोगों ने किया। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 142 की मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये देने वाले हजरत मोहानी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, हजरत मोहानी। अब यहाँ पे बात करते हैं, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और पीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो अहरार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम हसन इमाम था। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम, अजमल खान, हसन इमाम और मजहरुल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 144 की बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो सर फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, सर फजल अली। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। एम पन्नीकर और एम.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहते हैं, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ये बोलता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबंधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था।
क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। तो 147 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 147, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय ने किया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने किया था। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 148 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये थी कर्नाटक की। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में शामिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तो पहले कौन हुआ था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये है सी, इंडिया गेट। उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में शामिल किया गया। लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 43 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है। अभी और ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये पिछला है। अब हम बात करते हैं, वर्तमान में भी विश्व विरासत स्थल 43 ही हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 151 का 4 दे रहा है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक की बात करें तो उन्होंने मूकनायक का प्रकाशन किया। मूकनायक के प्रकाशक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में क्या हो गया? देहांत हो गया था। अब हम अगर आगे की बात करें 151 की तो यहाँ पे क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर मूकनायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बी.आर. अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 152 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 152 में हम देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये तो इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा सरकार ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जो दिया था वो जनता दल ने दिया था। फिर जोतने वालों की भूमि, ये वाम मोर्चा। और फिर है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एन.टी. रामाराव ने दिया था। यहाँ पे इसका आंसर क्या है? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 153 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था। तो आज टीआरई 1 to 3 में जितने इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके खंड को हम लोग पूरा कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में भूगोल के खंड को पूरा करेंगे और टीआरई में जितने सारे सब्जेक्ट हैं जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स का उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से, बुक बहुत अच्छा है, इसको बार बार अगर सुनते हैं और देखते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। और अगर वीडियो के संबंध में कोई राय है, विचार है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा या लिखिएगा ताकि हम आने वाले समय में कुछ बदलाव कर सकें। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।